और जब मैं डेटा देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल उलट पिक्चर दिखा रहा है। दूसरी एक और मैं आपको सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ। तो इसे जिसे हम कहते हैं ना वॉल्यूम क्लाइमैक्स का पैटर्न बनता है। तो किस बेसिस पर मार्केट आपको 20 पी देगा, 25 पी देगा? सिर्फ रेट कट से बात नहीं बनेगी। तो मैंने अपने तरफ से जितना भी, मुझे पता था मेरी बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो भी कोशिश था वो मैंने किया। बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे। अभी एक बैंक डूबा ना भाई, देखो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया। अब ये तो लोग सुनेंगे तो कोई मानेगा नहीं, मुझे पता है। डजन्स ऑफ स्टॉक में मैं देख रहा हूँ कि तो अगर आपने शॉर्ट्स बना रखे हैं सो बेटर आप आज सर मार्केट काफ़ी तेज़ी से ओपनिंग के साथ साथ नीचे गया एंड रिकवर होके लगभग फ्लैट सा ही क्लोजिंग इसने दिया है। अब इसको किस तरीके से देखें हम? काफ़ी एनकरेजिंग आज का मूव रहा। देखिए, अगर आप मार्केट में इमोशंस को देखें, सेंटिमेंट्स को देखें, तो एक्सट्रीम बेयरिशनेस है। मैं देख रहा था कि वीकेंड में जिनका मार्केट से कोई वास्ता भी नहीं है वो लोग भी मार्केट की बात कर रहे थे और सेलिंग की बात कर रहे थे और कितना इन्वेस्टर्स को नुकसान हो गया। तो पूरा अगर आप देखें तो एक डर का माहौल बना हुआ है और ऐसे सिचुएशन में कोई भी बुलिश नहीं हो सकता। बट जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ कि मैं इमोशंस पर नहीं जाता, मैं चार्ट्स को भी उतना वेटेज नहीं देता, मैं डेटा पे रिलाई करता हूँ। और जब मैं डेटा देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल उलट पिक्चर दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इतना पैनिक तो होना नहीं चाहिए था। अब क्या डेटा सही है या मार्केट के सेंटिमेंट्स सही हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन डेटा कम्प्लीटली ऑपोजिट पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। ओके सर, कौन सा डेटा है ये और इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? तो कई सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, विक्स की बात करते हैं। विक्स हम जानते हैं इट्स अ फियर इंडेक्स, फियर को मेजर करता है। अब वो तो पिछले अगर मैं देखूँ तो 6 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पर है। 13% का विक्स दिखा रहा है, तो वहाँ तो फियर दिख नहीं रहा है। जबकि अगर आप जनवरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रियल पैनिक दिखेगा। अगर मैं आईवीज़ की बात करूं, मैं यूजुअली विक्स को उतना ट्रैक नहीं करता हूं जितना मैं आईवीज़ को ट्रैक करता हूं। मार्च के महीने में अगर आप आईवीज़ को देखेंगे 13% की आईवी है, विच इज़ नॉट वेरी हाई। पैनिक तब मचता है जब 17, 18, 20, 22, 25 की आईवीज़ पहुंचता है। 13 की आईवी दिख रही है। अगर मैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज को देखूं तो वहाँ आईवीज़ 1-2% ज़्यादा है, 13, 14। बट वहाँ पर भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है, कॉल की आईवीज़ पुट की आईवीज़ से ज़्यादा है। यूजुअली जब भी पैनिक होता है पुट्स की आईवीज़ 4-5% कॉल की आईवीज़ से ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर्स पुट्स खरीदते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पुट्स खरीदते हैं पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, तो सेलर उन्हें ज़्यादा आईवीज़ पर सेल करता है। तो वो पिक्चर तो देख नहीं रही। तो जो इन्फॉर्म बड़े ट्रेडर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो तो पुट्स नहीं खरीद रहे और ना पुट्स से हेज कर रहे। तो वॉलेटिलिटी को देखूं तो मुझे तो एक्सट्रीम बेरिश नहीं दिखती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुलिशनेस दिख रही है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे बेरिशनेस नहीं दिख रही है। दूसरी एक और मैं आपको सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ। आप अगर एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स कट किए हैं। फ्राइडे के दिन थोड़े से उनके शॉर्ट्स बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं जनवरी से कंपेयर करूं उनके शॉर्ट्स घटे हैं। देयर कटिंग शॉर्ट्स। अब चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आप 28 का आप चार्ट देखो निफ्टी का। लुक एट द वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम के डबल वॉल्यूम पे पैनिक सेलिंग आई है। अक्सर जब इतने हाई वॉल्यूम पर पैनिक सेलिंग आती है तो इसे जिसे हम कहते हैं ना वॉल्यूम क्लाइमैक्स का पैटर्न बनता है और हमें एक इशारा करता है कि भाई वीक हैंड्स निकल गए और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने दोबारा से बाइंग शुरू की है। तो एवरेज जो वॉल्यूम होता है निफ्टी में करीब 280 मिलियन का होता है और अगर हम देखें तो उस दिन
550 मिलियन का हमें देखने को मिला वॉल्यूम। तो क्लियरली ये बता रहा है कि काफ़ी बड़े संख्या में जो वीक हैंड्स हैं वो मार्केट को छोड़ चुके हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स शायद बाइंग कर रहे हैं, ऐसा डेटा देखकर लगता है। और इसके अलावा अगर मैं BT फायर इंडिकेटर की बात करें, अपने इन हाउस इंडिकेटर की, तो वहाँ भी हमें बॉटमिंग आउट की सिचुएशन लग रही है। हालांकि अभी बाइंग नहीं आई है, वो थ्रेशोल्ड पार नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी हमें इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हम एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सर FII अपना शॉर्ट्स काट रहे हैं, तो ये सारा जो चीज़ें बोला आपने वो तो टेक्निकल हो गई, इसका कोई फंडामेंटल रीजंस हैं? तो मैंने अभी पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि जो भी अभी रैली हमें देखने को मिलेगी वो एक्सपेक्टेड है कि बैंकिंग और फाइनेंस से ही ड्रिवन होंगी, उसी से ट्रिगर्ड रैली होंगी। और उसकी रीजंस क्या हैं कि बहुत सारे जो नई अनाउंसमेंट्स हो रही है और कदम उठाए जा रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। उसमें से मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। तो एक जो इमीडिएट ट्रिगर हमारे सामने है वो है रेट कट्स। मार्च में 0.25 से 0.50 का रेट कट्स होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा जो भी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन वो सब चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की हैं, वो सब तो फैक्टर है ही। तो अगर हम GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो जो पिछले क्वार्टर का जो GDP का डेटा आया था वो 5.6 का आया था, और अब जो अगले क्वार्टर का आएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उससे बेटर होगा। तो इकोनॉमिक फ्रंट में भी शायद मार्केट इस बात को मान रहा है कि हम एक शॉर्ट टर्म का बॉटम, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, तो हमने इतना हम नीचे चले गए कि अब वहाँ से थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होगा तो हमें लगेगा कि हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो जिसे कहते हैं ना मार्केट ये अब मान रहा है कि चलो ठीक है, वर्स्ट निकल गया, आने वाला टाइम उससे बेटर होगा। तो शायद इसी वजह से FIIs भी शायद अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं। तो फिर तो सर हमें ख़रीदना चाहिए? It's too early. I would say it's too early to make a call कि अभी हमें बिग वे में बाइंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि GDP का डेटा देखिए बहुत उसमें बदलाव किए जा रहे हैं और अभी तो फाइनल फिगर्स आई भी नहीं हैं, अगले क्वार्टर की आएंगी तो हमें पता चलेगा। अभी तो हम सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बेटर होगा, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसको भी शायद हमने पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया है कि हमारे एक्सपोर्ट्स घटेंगे, बढ़ेंगे, चाइनीज़ कितना माल डंप करेंगे, वो कहना मुश्किल है। इसके अलावा जो बैंकों की प्रॉब्लम्स हैं उसमें कदम तो बहुत उठाए जा रहे हैं और लिक्विडिटी वगैरह के फ्रंट में तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं उसको आप कैसे फिक्स करेंगे? भाई कोई भी डिफ़ॉल्ट तो तभी करेगा ना जब उसके पास EMI के पैसे नहीं होंगे। अब वो तो तभी डिफ़ॉल्ट करेगा जब उसका जॉब नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। उस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर रहे हैं? तो इसलिए ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो खतरा है ना वो जॉब्स का है, डिफ़ॉल्ट्स का है, क्योंकि सारी इकॉनमी उसी से ड्रिवन होती है। आप बैंकों की प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे, चलो लिक्विडिटी का कोई मेजर लगा दिया, रेट कट कर दिया, ये कर दिया, लेकिन बैंक का जो प्राइमरी इनकम होता है वो क्या होता है? वो तो वही होता है ना कि भाई आप जो बैंक लोन देता है उसी से पैसे कमाता है। तो लोग जब तक वो लोन्स को लेंगे नहीं और चुकाएंगे नहीं टाइमली मैनर पे, तब तक हम कैसे मानेंगे कि पूरी इकोनॉमिक रिकवरी हमारी हो गई है? सर कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया है। इनफैक्ट जो पी है निफ्टी का वो लगभग 2020 का जो पी है उस लेवल का है। 2020 में अगर हम बात करें तो उस वक्त PE 19.4 के आसपास था। अभी हम 20 से थोड़ा ज़्यादा होंगे शायद। तो ठीक है, हम तो मोटा मोटा उसी लेवल पर हैं। साथ ही अगर आप देखिए तो हमारे जो 10 ईयर्स के जो एवरेज PE है उससे भी हम नीचे हैं। तो अगर आप सिर्फ PE को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ठीक है, काफ़ी हम रीज़नेबली वैल्यूएशंस पे प्लेस्ड हैं, चलो ख़रीदें।
लेकिन ये हमें आधी कहानी बताता है। पहली बात तो ये है, देखिए कि ये जो पीईज़ की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रेलिंग पीईज़ की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर की इनकम को हम कैलकुलेट उसके बेसिस पर करते हैं, जबकि बात हमें करनी चाहिए फॉरवर्ड पीईज़ की। तो पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें मार्केट में इस वक्त हो क्या रहा है। कोविड के बाद से अगर हम देखें तो कोविड में इकॉनमी हमारी बिल्कुल गर्त में चली गई थी। ऑब्वियसली वहाँ से तो आदमी ऊपर ही जा सकता है, तो हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है हमारी इकॉनमी में। 18-20% की रफ्तार से हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही थी। तो जब इकॉनमी इतने तेज़ी के रफ्तार से ग्रो करती है, कंपनीज़ के प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, टॉप लाइन, बॉटम लाइन इतने तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है। इन्वेस्टर्स बोलते हैं ठीक है, हम ज़्यादा पी देने को तैयार हैं। तो हम 25 पी तक पहुंच गए। अगर आप देखिए तो 2000 में, साल 2000 में जब हमारे जीडीपी उतनी रेट से ग्रो नहीं कर रही थी, तब मार्केट हमारे को कितना पी देता था? 16-17 टाइप देता था। इसके बाद हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से ग्रो करने लगे 2004-05 में, तो मार्केट ने पी, जो एवरेज पी हमें ज़्यादा देना शुरू कर दिया। 18-19 तक हम पहुंच गए। और कोविड के बाद से, जैसा कि मैंने कहा, ड्यू टू बेस इफेक्ट्स हमारी ग्रोथ और भी तेज़ी से हो गई, और गवर्नमेंट ने उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी केपेक्स किया, तो हमारी ग्रोथ 20% आ गई, तो मार्केट ने 25 पी दे दिया। अब क्या हो रहा है? अब इस साल तो 5% भी ग्रोथ आ जाए बहुत है, अगले साल भी लोअर सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद भी अगर हम देखें तो मुझे लगता नहीं कि हम डबल डिजिट पे पहुंच पाएंगे। तो मतलब अगले 2-3 सालों तक जो हमारा ग्रोथ क्या है, एट द बेस्ट 7-8% अगर हम देखें एवरेज निकालें तो। उससे ज़्यादा का फ़िलहाल तो मुझे कम से कम नहीं दिखता। अगर आपको दिखता है तो आप बताइए कैसे दिखता है। तो जब आप 20% से 1/3 ग्रोथ पे आ गए, तो किस बेसिस पर मार्केट आपको 20 पी देगा, 25 पी देगा? वो वापस से 16 पी पे चला जाएगा, उससे नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए ये कहना कि हम हिस्टोरिक एवरेजेस से नीचे आ गए हैं, अभी फेयरली वैल्यूड है, भाई मुझे तो ये आर्ग्यूमेंट हजम नहीं होता है। मैं 20 पी तब कॉन्फिडेंटली दूंगा जब आप 20%, 15% की तो ग्रोथ दिखाइए, कम से कम डबल डिजिट की तो ग्रोथ दिखाइए। तो सर अब इन्वेस्टर्स करें तो करें क्या? भाई देखो, अभी तो बहुत सावधान रहने का टाइम है। और आप देखिए इतना पैनिक मार्केट में बन गया है। अभी कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, मेरे वीडियोस पे लोग कमेंट करते थे कि 25,000 जाएगा, 27,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, 35,000 जाएगा। एक्सट्रीम जिसे कहते हैं ना ऑप्टिमिज्म। अब उसका उलट हो गया है, अब एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो गया। अभी लोग 16,000, 13,000, 12,000 की बात कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशंस एक्सट्रीम हैं। मुझे लगता है कि 12,000, 13,000 आएगा, वो तो हम आगे बात करेंगे कहाँ तक कितना जा सकता है। फ़िलहाल तो हम 21,600 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में करना क्या है, जब हमें दिख रहा है कि हमारी अर्निंग्स कुछ खास ग्रो नहीं कर रही हैं, बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं और जीडीपी में कुछ खास नहीं हो रहा है, एफआई सेलिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक का, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतने सारे रिस्क हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्ले सेफ करना चाहिए। हमें ये टाइम एडवेंचरस होने का नहीं है कि एफडी तोड़वाओ, पीएफ से पैसे निकालो और अरे बहुत सस्ता मिल रहा है, 10-15 कंपनी उठाओ यार, लगाओ। वो काम अभी नहीं करने का। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले कंपनीज का आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, और सिर्फ हमें आज तक का नहीं देखना है, हमें फ्यूचर का भी देखना है। अगले 2 साल तक क्या वो डबल डिजिट में ग्रो करेगी? अगर वो डबल डिजिट में ग्रो नहीं करने वाली है अगले 2 साल तक, तो आपको उसको नहीं रखना है अपने पोर्टफोलियो में, नहीं रखना चाहिए। आप ये बोलोगे नहीं नहीं 10 साल में तो ये बहुत ग्रो कर जाएगी, तो भाई 10 साल में जब वो फिगर्स आएंगी ना, उससे पहले वो 50% गिर भी जाएगा। तो फोकस ऑन अर्निंग्स, फोकस ऑन ग्रोथ, वही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। दूसरा, अगर आप
थोड़ा हायर एज ब्रैकेट में हैं, स्पेशली 35 एंड अबव, आपको ऐसी कंपनीज ही रखनी चाहिए जो डिविडेंड पेइंग है, जिनके पास कैश रिजर्व्स है और जो कम से कम डबल डिजिट से ग्रो कर रही है और जिनके पास डेट कम है। बेसिकली मैं ब्लू चिप्स की बात कर रहा हूँ। ब्लू चिप्स को अगर आप रखेंगे और थोड़ा सा फंड अपने पास रखेंगे ताकि नीचे लेवल पर उसे खरीद सकें, तो आप उस फॉल का भी फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप सिर्फ 15 साल 20 साल बाद के अर्निंग्स पर बेट कर रहे हैं, आपका स्टॉक आधा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी गिर सकता है और आप रिग्रेट करेंगे, अरे यार इतना सस्ता हो गया था, मैं खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कुछ कैश नहीं बचा था। तो इन गाइडलाइंस को मुझे लगता है कि अगर हम फॉलो करेंगे आज के टाइम पे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, ये जो सेबी का केस हुआ है, इसका मार्केट पे कोई इफ़ेक्ट होगा क्या? अब ये तो देखो लीगल मैटर है और रेगुलेटर का मैटर है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जितना समझ में आ रहा है कि ये कंपनी के लिस्टिंग से रिलेटेड है कि भाई जिसने भी ये केस जो भी किया है उसमें ये कहा गया है कि इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और इसके पास सारे पेपर्स वगैरह नहीं थे और इसकी लिस्टिंग सही तरीके से नहीं हुई और सेबी ने इस पर एक्शन नहीं लिया, तो ये लेकर हुआ है। सेबी का रिस्पॉन्स आया है कि नहीं हमने सब ठीक तरीके से किया है जो भी है। तो अब ये तो देखो लीगल उसमें है, अब ये बिटवीन सेबी एंड जो भी जिसने भी कंप्लेन किया उसके बीच का मैटर है। तो मुझे लगता नहीं कि ये मार्केट को किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा, तो ज़्यादा इसमें बात करके फ़ायदा नहीं है। सर, आपके एक सब्सक्राइबर हैं पॉल ब्लेजो नाम का, ये पूछते हैं कि अ सिंपल क्वेश्चन सर, इफ़ देयर इज़ नो जॉब क्रिएशन, नो मनी इन कॉमन मैन्स हैंड, INR USD is depreciating, can the bank survive with rate cuts or any liquidity that RBI providing now? If that was the intention by RBI, then why did Shashikanta Das did not increase the liquidity earlier? तो सर इसके बारे में क्या कहना है? ओके, तो बेसिकली इनका ये पूछना है कि खाली रेट कट से बैंक्स सरवाइव करेंगे, कर पाएंगे क्या, और पिछले RBI गवर्नर ने लिक्विडिटी के फ्रंट पे कुछ काम क्यों नहीं किया। देखिए ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में RBI टाइम टू टाइम वार्न तो करते थे वो लोग, लेकिन कुछ एक्शन खास नहीं था। देखिए हमें पता है कि जो बैंकों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ हद तक उसके लिए ये स्टॉक मार्केट का बूम और ऑप्शंस मार्केट का बूम रिस्पॉन्सिबल है। अब आपने ऑप्शंस मार्केट को तो किल कर दिया 1-1.5 साल में, सारा ठेकरा ऑप्शंस के ऊपर आपने डाल दिया कि भाई इन्हीं की वजह से बैंकों में बर्बादी हो रही है, ये हो रही है, पूरा ऑप्शंस मार्केट आपने किल कर दिया। वॉल्यूम कम हो गए, आपने जो स्मॉल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनको किक आउट कर दिया, हालांकि वो आप किक आउट होके अब चले गए हैं क्रिप्टो में कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ करनी चाहिए थी कि आपको 2024 में आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, उस टाइम चलने दिया आपने। हमें पता है कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए गए और जिसकी वजह से इनोसेंट लोग आए, मार्केट में पैसा लगाए और आज पछता रहे हैं। तो वो काम उस वक्त करना चाहिए था उनको। थोड़ा अगर आप स्लो डाउन करते तो शायद आज हमें ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलती। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों का पैसा फंस गया इक्विटी में, उन्होंने शेयर खरीदे, अब लॉस में है, दैट मनी इज़ ब्लॉक्ड। तो आंसर योर क्वेश्चन कि सिर्फ रेट कट से बात नहीं बनेगी, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए और उन पैसे को लोग बैंक में रखें, FD में रखें, सेविंग्स बैंक्स में रखें। और अगर आपने नोट किया होगा आजकल YouTube पे एड्स आ रहे हैं, सेविंग करो, खर्च मत करो। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ ये काम आपको 1 साल पहले करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। अब उनका अपना, मेरे से ज़्यादा कैपेबल लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो भी रीज़न्स होंगे,
बट कर मैं होता तो मैं उस वक्त रोकता। और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैंने अपने तरफ से जितना भी, मुझे पता था मेरी बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो भी कोशिश था वो मैंने किया। तो अब आपको लोगों को हाथ में पैसा देना है और वो पैसा वो बैंक में रखें, और इसीलिए इनकम टैक्स वगैरह में छूट दी गई, क्योंकि अगर आप ये नहीं रखेंगे बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे। अभी एक बैंक डूबा ना, कोऑपरेटिव वाला, तो ये छोटे छोटे बैंक्स जो है ना, ये तो अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो भैया बहुत बड़ा आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये हमारे रेगुलेटर भी समझते हैं, हमारी सरकार भी समझती है, और इसीलिए वो कदम उठा रहे हैं। चलो अच्छा है, थोड़ा देर से उठाया, पहले उठाना चाहिए था। और पिछले आरबीआई गवर्नर ने क्यों नहीं किया, देखो अब मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम देखो सडनली तो आती नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर उनको पता होगा। और पिछले गवर्नर ने भी काफ़ी बार वार्न किया था कि ये स्टॉक मार्केट का बूम जो है इट्स क्रिएटिंग ए चैलेंज फॉर बैंकिंग, और इस तरह के काफ़ी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे, ऑप्शंस को लेकर भी दिए थे। तो पता उन्हें था, लेकिन शायद सही कदम सही टाइम पर उठाने चाहिए थे। तो सर अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जा रहा है, किस तरफ डायरेक्शन ले रहा है मार्केट? भाई देखो, मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया। अब ये डेटा जो मैंने शेयर किया, जो हमें बता रहा है कि भाई सिचुएशन इतनी बेरिश नहीं है, अब ये तो लोग सुनेंगे तो कोई मानेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि लोग पैनिक में हैं। लेकिन क्या होता है, इमोशंस झूठ बोल जाते हैं, चार्ट्स भी झूठ बोल जाता है, लेकिन डेटा तो डेटा ही होता है। और हम डेटा के बेसिस पर कह रहे हैं, और मैं भी ट्रेंड के साथ जा सकता था। अगर सब बेरिश हैं तो मैं भी बेरिश बोलूं, लेकिन वो हमारे चैनल पे हम ऐसा नहीं करते। हमें जो दिखता है हम कहते हैं। हम गलत हो सकते हैं, डेटा तो गलत नहीं होता। तो जो डेटा मुझे दिखा मैंने आपके साथ शेयर किया, आप भी जाके देखिए और फिर बताइए कि इसमें क्या गलत है, क्या इंटरप्रिटेशन गलत है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ से कल से ही मार्केट ऊपर जाना जाएगा, मैं इतना ज़्यादा अभी देखिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहूँगा। और ये ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए बुलिश जाने से पहले। और मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं। आज हम 22,100 के आसपास हैं, 22,100 के आसपास हैं। थोड़ा और हमें रैली होना है। आई थिंक जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था 22,500, उसको क्रॉस करने दीजिए, तब तक और भी डेटा आएगा। और काफ़ी सारे स्टॉक में, एक दो नहीं, डजन्स ऑफ स्टॉक में मैं देख रहा हूँ कि बुलिश पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। क्या ये एक दो दिन के लिए हैं या इस सीरीज़ के लिए हैं, अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल पड़ा है। तो अगर आपने शॉर्ट्स बना रखे हैं और फॉलोअप बाइंग देखने को मिलती है कल परसों, सो बेटर आप अपने शॉर्ट्स को कट करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर तो अभी देखिए फ़िलहाल मुझे तो नहीं दिखता कि यहाँ पे हम फ्रेश शॉर्ट्स बनाएं। फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा।